मुझे पूरा भरोसा है अगले आने वाले 5 साल में 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाएगा, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी और जुडिशियल रिफॉर्म भी होगा, वन नेशन वन टैक्स भी होगा। ये सनातन है जो कुरीतियों को रोकता है। यहाँ लोग जन्नत में जाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, 72 हूर से मिलने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमि से 2014 के बाद लगातार गंभीर प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और वंदे मातरम जोर जोर से होना चाहिए, जय श्री राम जोर जोर से होना चाहिए, राधे श्याम जोर जोर से होना चाहिए। एक मछली तो एक तालाब को गंदा करती है, लेकिन एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलना जरूरी है। भारत की पुलिस व्यवस्था और भारत की न्याय व्यवस्था ये सड़ चुकी है। जिस दिन मुझे संसद का रास्ता मिलेगा, संसद में जगह मिलेगी, तो जो बातें मैं सुप्रीम कोर्ट में कहता हूँ यही बातें मैं संसद में कहूंगा। अगर आप योगी जी के कार्यों को देखिए तो वो यूपी में धर्म की जय कर रहे हैं, अधर्म का नाश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ वकील, एक बेहतरीन राजनेता और एक ऐसी शख्सियत जो आपसे यानी कि जनता से जुड़े मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपसे ही है, अश्वनी उपाध्याय। नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम उनसे तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुझे ये बताइए सर, आज के जमाने में जहां पर लोगों को सिर्फ अपने से मतलब है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपको पीआईएल मैन कहा जाता है। 150 से ज्यादा पीआईएल आप दाखिल कर चुके हैं। इनफैक्ट मैंने कहीं पर पढ़ा था जहां पर सीजेआई ने आपसे कहा कि आपके लिए तो अलग से बेंच निकालनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो ये आपको प्रेरणा कहां से मिली और आप जनता के मुद्दों को जिस तरह से उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? मुझे ये जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल इसी तरीके से पूरे देश में जन जागरण करता रहे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ। पहले मैं कानपुर में एलमल वेस्वा शूटर बनती थी, उसमें था। फिर मैं हीरो ग्रुप में गया, उसके बाद मैं मारुति में गया। तो मैं आराम से एज ए इंजीनियर अपनी ज़िंदगी में आराम से सुख चैन के साथ था। 8 घंटे की ड्यूटी, उसके बाद घर में बच्चों के साथ मौज मस्ती। मैं पेपर में पढ़ता रहता था कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मुझे ये दिखाई पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की सारी पीआईएल हो रही है, लेकिन राष्ट्रहित में पीआईएल हो नहीं रही है। तो मैं एक पेपर लेता था, मुझे लगा क्या पता मैं जो पेपर लेता हूँ इसमें वो खबर नहीं छपती हो। तो मैंने 2 पेपर लेना शुरू कर दिया, 3 पेपर लेना शुरू कर दिया और बाद में मैंने 2 इंग्लिश का पेपर, 2 हिंदी का पेपर लगा लिया। इसलिए लगा लिया कि मैं देखूं भाई सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। 1 साल तक वेट किया, लेकिन एक ही आइडियोलॉजी की पीआईएल हो रही थी। उसको आप ये कह सकते हैं वामपंथी जो आइडियोलॉजी है, उसी के लोग पीआईएल फाइल करते थे। राष्ट्रवादी लोग पीआईएल करते ही नहीं थे। फिर मुझे लगा अब खुद ही भगत सिंह बनना पड़ेगा, बगल में तो कोई भगत सिंह आएगा नहीं आएगा। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी थी अपनी। चूँकि लॉ मैंने कर रखा था, मैंने इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ दिया। एक अच्छा कैरियर, बढ़िया फर्स्ट क्लास पैकेज। और उस समय मारुति, अभी तो मारुति सुजुकी हो गई, वो मारुति उद्योग लिमिटेड थी, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी थी। वो छोड़ के फिर मैंने पीआईएल फाइल करना शुरू किया। चूँकि मैं मारुति में था, जापान के लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था, तो जापान में सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज़ की रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, हर समस्या की वो जड़ में जाते हैं। मैंने करीब 10 साल तक रूट कॉज एनालिसिस किया। फिर मुझे समझ में आया कि भारत की 80% समस्याओं का समाधान संसद और सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो सकता है। 20% समस्याएं, आपदा आ गई, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, जो दैवीय समस्याएं हैं उनको छोड़ के, दैवीय आपदाओं को छोड़ के हर समस्या का समाधान संसद, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है, समस्याओं के रूट मूल कारण पे चर्चा नहीं होती, अस्थायी समाधान पे चर्चा नहीं होती। तो मुझे लगा मैं सांसद तो शायद बन नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब बनूंगा, विधायक कब बन पाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, यहाँ किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। संयोग से मेरी पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई, वो अध्यापिका हो गई। तो मुझे लगा अब तो रोटी कपड़ा भी चलता रहेगा, घर भी चलता रहेगा। तो जैसे मेरी पत्नी की नौकरी लगी, वैसे मैं फुल टाइम सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो मेरी इस पीआईएल में सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है कि अगर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाता। शायद आज जो कुछ भी कर पा रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा बाकी परिवार का योगदान है और भगवान का आशीर्वाद है। फिर मैं बहुत ही आस्तिक व्यक्ति हूँ। मेरा ये मानना है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो भगवान हमसे करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और तेरे नाम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो ये मैसेज जो आपने दिया, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आंखें खोलेगा। लेकिन भारत में ही कई तबके ऐसे हैं
जो हिंदुत्व का राग अलापते हैं, फिर इस पर राजनीति करते हैं, सनातन को गालियां देते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूं। स्टालिन के बेटे का एक बयान सामने आता है, इतने दिग्गज एक्टर हैं प्रकाश राज, उनका बयान सामने आता है, फिर डीएमके के नेता ए राजा का भी बयान सामने आया था। और ये लोग बात करते हैं कि सनातन का उन्मूलन हो जाना चाहिए। मौजूदा दौर में जब मोदी सरकार इस चीज को आगे बढ़ा रही है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, और फिर ऐसे में ये बयान सामने आना, एक तरीके से साउथ के लोगों को बरगलाना, एक अलग विचारधारा की तरफ ले जाना, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी बहुत पूजा पाठ करते हैं। देखिए, आस्तिक पहली बात तो दुनिया में धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, बाकी रिलीजन है। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। ये हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों को पता नहीं क्या हो गया है, वो रिलीजन को धर्म समझते हैं। रिलीजन धर्म नहीं है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत रिलीजन न्यूट्रल है, यानी पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्म निरपेक्ष होता तो सुप्रीम कोर्ट की जजों की कुर्सियों पे यतो धर्मस् ततो जयः ये वाक्य नहीं लिखा होता। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं सबकी कुर्सियों पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः, और सारे कोर्ट में बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जयः। हाई कोर्ट के जज की कुर्सियों पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, और हाई कोर्ट के जज के कमरे में भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यतो धर्मस् ततो जयः, ये तो वेद वाक्य है। तो फिर भारत धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता? धर्म नहीं, पंथ निरपेक्ष है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं सनातन को खत्म करना, सनातन को खत्म करने का मतलब भारत में संविधान खत्म करना। जहां जहां सनातन खत्म हुआ वहां की स्थिति आप देख लीजिए। अफगानिस्तान में सनातन खत्म हुआ, आज बहन बेटियों की क्या हालत है, स्कूल जाने पे गोली मार दी जा रही है, उनको ऊपर से नीचे तक बुरके में कैद करके रखा हुआ है। सनातन खत्म करने का मतलब 3 तलाक शुरू होना, हलाला शुरू होना, मुता शुरू होना, मिस्यार शुरू होना, तहर्रुस शुरू होना, तलाके हसन शुरू होना। सनातन खत्म करने का मतलब तलाके बाइन शुरू होना, सारी कुरीतियां शुरू हो जाना। ये सनातन है जो कुरीतियों को रोकता है। सनातन खत्म करने का मतलब इक्वलिटी खत्म होना, जस्टिस खत्म होना, लिबर्टी खत्म होना, फ्रेटर्निटी खत्म होना, यूनिटी खत्म होना, नेशनल इंटीग्रेशन खत्म करना। तो एक तरीके से जो कह रहे हैं सनातन को हम खत्म करने के लिए ये हमारा गठबंधन बना है, तो सनातन खत्म हो जाएगा तो भारत में संविधान खत्म हो जाएगा। जहां जहां दुनिया में सनातन खत्म हुआ है वहां एक समान लोगों को नहीं माना जाता। ये सनातन है, इसलिए भारत में सबको बोलने की आज़ादी है, सबको रहने की आज़ादी है, सबको सोचने की आज़ादी है। दुनिया में और किसी रिलीजन में बोलने और सोचने की आज़ादी नहीं है। मैं इसको और क्लेरिफाई कर देता हूँ। दुनिया में 1100 रिलीजन है, ये भारत सनातन धर्म है, इसीलिए यहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है। 1100 रिलीजन सनातन के अलावा और जितने, या आप कह लीजिए हिंदू धर्म के अलावा और जितने रिलीजन है, किसी में महिलाओं की पूजा नहीं होती है। किसी भी रिलीजन में महिलाओं को बराबर नहीं ट्रीट किया जाता। हमारे यहाँ बराबर नहीं, हमारे यहाँ ऊपर ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, यानी जननी जो है, जो माता है, वो स्वर्ग से बढ़ के है। यहाँ लोग जन्नत में जाने के लिए पागल हुए जा रहे हैं, 72 हूर से मिलने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च, की जो जननी है, माता है, स्वर्ग से बढ़ के है। पूरी दुनिया में 200 देश हैं, किसी भी देश में देश को मां नहीं कहते। हमारा भारत इकलौता देश है, चूंकि यहाँ सनातन धर्म चलता है, इसलिए हम भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं कहते। वेस्ट कंट्रीज में देश को पिता कहते हैं, बाकी और कंट्रीज में देश को कुछ नहीं कहते। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां देश को माता कहते हैं। आपको गृहिणी जैसा शब्द दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। गृहिणी का मतलब, गृह का मतलब घर, ऋणी का मतलब ऋणी। जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। ऐसा शब्द दुनिया के 6500 भाषाओं में नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम जैसा शब्द दुनिया के 6500 भाषाओं में नहीं है। नारी तू नारायणी, नारी नारायणी है, वो पूजनीय है, ऐसा शब्द, इसका पर्यायवाची दुनिया के 6500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, जहां नारी रहती है, वो जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। दुनिया में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल, आप सनातन संस्कृति की खूबसूरती को समझिए। हमारे देश में राज्यों के नाम पे राजकुमारियों का नाम होता था, राजकुमार का नहीं। उदाहरण के लिए गंधार राज्य, राजकुमारी गंधारी; कुंतल राज्य, राजकुमारी कुंती; सौमित्र राज्य, राजकुमारी सुमित्रा; कौशल राज्य, राजकुमारी कौशल्या; पांचाल राज्य, राजकुमारी पांचाली। दुनिया में कहीं पे भी किसी राज्य के नाम पे वहां की राजकुमारियों का नाम नहीं होता था। ये भारत इकलौता ऐसा देश है। इसलिए मैं कह रहा हूं सनातन खत्म हो जाएगा, अराजकता आएगी। जहां जहां सनातन नहीं है, चाहे वो सोमालिया है, चाहे वो सीरिया है, चाहे ईरान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे वो आपका कैकेय, राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, आज वो पाकिस्तान है। क्या क्या उसकी स्थिति हो गई है? दुर्योधन का ननिहाल गंधार जब से अफगानिस्तान बना है, क्या स्थिति है? सनातन घटा, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा। सनातन घटा, वहां पे एकता अखंडता खत्म। पूरी दुनिया में कहीं पे भी राष्ट्र की पूजा नहीं होती। हमारे देश में राष्ट्र देवो भव ऐसा वाक्य है।
तो इसलिए कह रहा हूं, जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, इनफैक्ट वो पूरी मानवता को खत्म करना चाहते हैं। जहां जहां सनातन घटा है वहां मानवता घटी है। पीएम मोदी इस दिशा में कैसा काम कर रहे हैं? पिछले 9 साल में आपने देखा, मुझे जहां तक महसूस हुआ, बहुत सारी चीजें बदली हैं। हमने अपनी संस्कृति को और ज्यादा करीब से जाना है, जितना मैं समझ पाई हूं। अब देखिए, सेंगोल बहुत से लोगों को नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से स्थापित हुआ, तो फिर हम लोगों ने पढ़ा। आज की यूथ की जनरेशन ने उस चीज को पढ़ा, समझा, इसका इतिहास जाना, नेहरू से उसका क्या कनेक्शन था, सब चीजों को समझा। पिछले 9 सालों में इस दिशा में मोदी सरकार ने कैसा काम किया आपके इस हिसाब से? दिशा में मेरे हिसाब से 2014 के पहले भारत में सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए कोई ढंग से कारगर काम ही नहीं हुआ। यहाँ पे आईआईटी बनी, आईआईएम बना, मेडिकल कॉलेज खुले, फला 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 हुए, सड़कें बनी, गलियां बनी, मोहल्ले बने, ये तो हुए। लेकिन सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए 2014 के पहले गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं हुआ। 2014 के बाद लगातार गंभीर प्रयास किए, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। पहली बात तो सनातन संस्कृति को सीधे सार्वजनिक करने से उनको शर्म नहीं आती, मंदिर जाने से उनको शर्म नहीं आती, मंदिर के निर्माण करने से उनको शर्म नहीं आती। 12 ज्योतिर्लिंग थे हमारे, 12 में से सोमनाथ को दिव्य और भव्य बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, काशी को दिव्य और भव्य बनाया नरेंद्र मोदी जी, महाकाल को दिव्य और भव्य बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, ओंकारेश्वर दिव्य और भव्य बन रहा है, मोदी जी ने बनाया। मैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, आप भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और जो हमारे प्रमुख जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके जन्मभूमि और कर्मभूमि को आप विकसित कर दीजिए। भारत में राम राज्य आ जाएगा, भारत की जीडीपी कम से कम 2% बढ़ जाएगी। आप जरा सोचिए, अभी तो केवल 5 हमारे उनका विकास हुआ ज्योतिर्लिंगों का। जिस दिन 12 ज्योतिर्लिंग का विकास हो गया, केदार का भी विकास हो गया, मल्लिकार्जुन का भी विकास हो गया, त्र्यंबकेश्वर का भी विकास हुआ, भीमाशंकर का भी विकास हो जाएगा, घृष्णेश्वर का विकास हो जाएगा, फिर 51 शक्तिपीठों का भी बढ़िया विकास हो गया। वहाँ रेल कनेक्टिविटी हो गई, बस कनेक्टिविटी हो गई, हाईवे से कनेक्ट हो गया, एयर कनेक्टिविटी हो गई। आप जरा सोचिए ना, कितने करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। सनातन संस्कृति, जहां जहां सनातन संस्कृति विकसित होती है वहां रोजगार बढ़ता है, वहां शांति बढ़ती है, वहां समृद्धि बढ़ती है, वहां खुशहाली बढ़ती है। सनातन का मतलब ही है समावेशी विकास, सनातन का मतलब समृद्धि है। तो इसलिए मैं तो प्रधानमंत्री से आज आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, आप 12 ज्योतिर्लिंग को दिव्य और भव्य बनाइए, 51 शक्तिपीठों को दिव्य और भव्य बनाइए। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि दिव्य बन रही है, काशी को, मथुरा को भी दिव्य और भव्य बनाइए, परशुराम जी की जन्मभूमि को दिव्य और भव्य बनाइए, भगवान महावीर के जन्मभूमि और कर्मभूमि को दिव्य और भव्य बनाइए, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि को दिव्य और भव्य बनाइए। देखिए, पूरा भारत बदल जाएगा। और हमें लगता है कि अगले 5 साल में ये जरूर होगा। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के मन में ये चल रहा होगा कि 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और जो हमारे राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध हैं, परशुराम हैं, इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि को दिव्य बनाना उनके एजेंडे में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसी को मुद्दा बनाते हैं कुछ लोग भारत में बैठे हुए, चाहे आप उनको विरोधी दल कह लीजिए या फिर कुछ एक अलग विचारधारा के लोग हैं। मैं एक इंटरव्यू कल देख रही थी, साध्वी प्रज्ञा किसी एक चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी, तो वहां पर उनसे एंकर ने सवाल पूछा कि आपने भोपाल में काम कितने किए हैं, तो उनका जवाब था जय श्री राम। अगला उनका जवाब था वंदे मातरम। फिर एंकर ने पूछा कि आप अगर मुझे बता पाए कि आपने क्या काम किए हैं, तो उन्होंने बहुत घुमा फिरा के बोला कि बस जो काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं मैं उसमें सहयोगी रही हूं। तो यही वो मुद्दा है जो विरोधियों को मिलता है। काम की लिस्ट अगर मांगी गई तो जय श्री राम और वंदे मातरम को मुद्दा बनाया जा रहा है। इसे लेके आप क्या कहेंगे? विकास, आप केजरीवाल को देख लीजिए, वो भी यही चीज कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं है। कार्य बिल्कुल अलग है और वंदे मातरम बिल्कुल अलग है। जितना जरूरी है कार्य, उससे ज्यादा जरूरी है जय श्री राम। जितना जरूरी है सड़क का निर्माण, उससे ज्यादा जरूरी है वंदे मातरम। जितना जरूरी है एयरपोर्ट का निर्माण, उससे ज्यादा जरूरी है भारत माता की जय कहना। ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। और वंदे मातरम जोर जोर से होना चाहिए, जय श्री राम जोर जोर से होना चाहिए, राधे श्याम जोर जोर से होना चाहिए, सिया राम जोर जोर से होना चाहिए। भारत में नहीं होगा तो दुनिया में कहां होगा? देखिए, जिस बात की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा यह कहना है कि भारत स्वतंत्र तो हो गया है लेकिन संप्रभु नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत का मतलब कि शासन व्यवस्था बदल गई। पहले अंग्रेज यहां के राज किया करते थे, अब भारत के लोग राज कर रहे हैं। लेकिन संप्रभु भारत का मतलब क्या हुआ? संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की भाषा हो, न गुलामी का रीति रिवाज हो, न गुलामी की परंपरा हो, न गुलामी का टैक्स सिस्टम हो, न गुलामी का पुलिस सिस्टम हो, न गुलामी का जुडिशियल सिस्टम हो, न गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो। सब कुछ भारत का होना चाहिए। गांधी जी यही कहते थे कि हमें स्वतंत्र भारत नहीं,
संप्रभु भारत बनाना है। हमें स्वराज नहीं, हमें स्वराज चाहिए, हमें अपनी चाहिए। आज भी आप जरा देखिए कि जब जब किसी विदेशी चीज को दूर करने की बात होती है तो सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल इंटेलेक्चुअल्स उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करते हैं। मैंने एक पीएल फाइल किया था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, बाद में कोर्ट ने बोला हमारा काम नहीं है। हमने कहा कि जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है वो एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका वर्णन गीता रामायण में है वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका वर्णन बाइबल में है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनका वर्णन कुरान में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिनका वर्णन हमारे वेद पुराण में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हमारे बच्चों को यह सिखाया जा रहा है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है। कैसे? पांचाली जहां पैदा हुई द्रौपदी, वो पांचाल राज्य था। वो पांचाल राज्य को आप पूरे भारत में ढूंढिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक फरूख नाम का लुटेरा गया, उसने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया। पांडवों ने 14 साल का जो वनवास किया, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास किया था। अज्ञातवास उन्होंने विराट में किया था। अब विराट को आप पूरे भारत में ढूंढिए, विराट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी का जहां आश्रम था उस स्थान को कहते थे जमदग्निपुरम। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, वो 5 गांव आप भारत में आपको नहीं मिलेगा। तिलप्रस्थ उन्होंने मांगा, वो फरीदाबाद कहलाता है। गजप्रस्थ उन्होंने मांगा, वो गाजियाबाद कहलाता है। इंद्रप्रस्थ उन्होंने मांगा, वो दिल्ली कहलाता है। सोनप्रस्थ उन्होंने मांगा, वो सोनीपत कहलाता है। पानप्रस्थ उन्होंने मांगा, पानीपत कहलाता है। तो अब वो 5 गांव जिनका महाभारत में वर्णन है आपको एग्जिस्टिंग मिलेंगे नहीं आपको। तो इसलिए हमारे बच्चों को सिखाया जाता है रामायण एक काल्पनिक घटना, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, जबकि सब कुछ एग्जिस्ट करता है, नाम बदल दिया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गुलामी के नाम को बदलना जरूरी है, गुलामी के निशान को मिटाना जरूरी है। गुलामी की जो भाषा बढ़ती जा रही है, जो अंग्रेजी बोले वो इंटेलेक्चुअल, जो हिंदी बोले वो अनाड़ी, या ऐसी वो जो मतलब हिंदी बोले इसका मतलब उसके बाद बुद्धि विवेक ही नहीं है। अंग्रेजी बोल दे, चाहे टूटी फूटी बोले, चाहे घटिया बोले, वो बड़ा भाई इंटेलेक्चुअल है। हिंदी वाला अखबार पढ़ने वाला लगता है अरे ये तो हिंदी वाला है। हाँ, अंग्रेजी वाला अखबार पढ़ ले तो लगे बहुत बढ़िया, इसके घर में अंग्रेजी वाला अखबार। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं उनको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी का पेपर मंगाते हैं अगल बगल टशन मारने के लिए, भाई हम तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, ऐसे करते हैं। ये माहौल हो गया। तो ये जो गुलामी का जो दिमाग, जो गुलामी बैठी हुई है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने उस गुलामी को हटाया। वो कहीं पे भी जा रहे हैं धड़ाधड़ हिंदी बोल रहे हैं। वो संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी बोल रहे हैं, G20 में भी हिंदी बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो इंडिया भी लगभग दम तोड़ रहा है, भारत आ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, इंडिया बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये जो कंट्रोवर्सी हुई पूरी, ना तो सरकार ने नाम बदला, ना इसका जिक्र किया, कुछ भी कहीं से मतलब समझ लीजिए कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक जगह पर ये हुआ कि प्रधानमंत्री ऑफ भारत या फिर जो प्रेसिडेंट की तरफ से जो इनविटेशन गया था वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से बौखला गया और उसके बाद से ही पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है। जो इंडिया भारत ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कंट्रोवर्सी तो मैंने कहा ना, ये कंट्रोवर्सी है विदेशी गुलामी की मानसिकता वाली। जिनके दिमाग में गुलामी घुसी हुई है वो हर स्वदेशी कार्य का विरोध कर रहे हैं। भारत का नाम इंडिया कैसे दिया उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट है, लेकिन आदिकाल से भारतवर्ष कहलाता था, भारत कहलाता था। वेदों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, रामायण में इसका वर्णन है। हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो जम्बू द्वीपे भारतवर्ष कहते हैं, ये कहा जाता है। इसके बावजूद संविधान लिखते समय वहां इंडिया दैट इज भारत आ गया। अब इंडिया दैट इज भारत का मतलब ये थोड़ी हुआ कि इंडिया को पकड़ के ही रखना। अरे भैया, भारत भारत है। दुनिया में ये इकलौता देश है जिसके 2-2 नाम संविधान में लिखे हैं। अदरवाइज जितने भी दुनिया में देश हैं सबका एक ही नाम होता है, एक ही नाम चल रहा है। ये इंडिया अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेज चले गए तो इंडिया खत्म। जब हम स्वतंत्र, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये पूरी लड़ाई स्वदेशी मानसिकता और विदेशी मानसिकता की है। सब कुछ हमारा स्वदेशी नहीं हो पाया है और इसी के कारण वो सोच भी चल रही है। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी आज भी या तो मैकाले सिस्टम चल रहा है, या मिशनरी सिस्टम चल रहा है, या मदरसा सिस्टम चल रहा है। 3 तरीके के भारत में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था आई नहीं। 16 संस्कार क्या होते हैं लोगों को नहीं पता। अष्टांग योग क्या होता है लोगों को नहीं पता। शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा ये लोगों को नहीं पता। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सोचना, क्या नहीं सोचना, इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करना, ये सब व्यवस्था हमारे देश में थी। वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। मैं आपको बताता हूं, खेत बहुत अच्छा हो, खाद भी अच्छी हो, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, जुताई गुड़ाई निराई भी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर बीज खराब होता है तो फसल अच्छी नहीं होती है। क्योंकि बबुल का अगर आप बीज बोगे उसमें आम पैदा हो ही नहीं सकता।
अच्छा बीज हो, इसके लिए भारत में 16 संस्कार की व्यवस्था थी। आज तक उसको बच्चों को पढ़ाया नहीं गया। 16 संस्कार क्या होता है, गर्भाधान संस्कार क्या आता है, पुंसवन क्या होता है, तीसरे महीने में कौन सा संस्कार, चौथे महीने में कौन सा संस्कार, 9वें महीने में कौन सा संस्कार, ये व्यवस्था थी। भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था में जो प्राइमरी सिस्टम था उसमें केवल और केवल बच्चे को अच्छा स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूरी व्यवस्था थी। उसमें ज्यादा विषयों को नहीं पढ़ाते थे। उसमें यज्ञ विज्ञान पढ़ाते थे, वेद विज्ञान पढ़ाते थे, मनोविज्ञान पढ़ाते थे, अष्टांग योग पढ़ाते थे, योग विज्ञान पढ़ाते थे, इंद्रिय नियंत्रण पढ़ाते थे, जिससे एक दिव्य और भव्य कहते हैं नहीं बच्चे का निर्माण होता था, वो खत्म हो गया। तो अब उसको वापस बदहाल करने के लिए मेरा ये मानना है कि, और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार, प्रधानमंत्री जी के मन में कहीं न कहीं होगा, जैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का स्वदेशीकरण किया है, मुझे पूरा भरोसा है ये मिशनरी शिक्षा व्यवस्था, मैकाले शिक्षा व्यवस्था और मदरसा शिक्षा व्यवस्था बंद होगी। भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। जब तक भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न सोना तस्करी कम होगी, न माओवाद खत्म होगा, न नक्सलवाद खत्म होगा, न कट्टरता खत्म होगी, न जिहाद खत्म होगा, न धर्मांतरण खत्म होगा, न मजहबी उन्माद खत्म होगा। ये सब चलता रहेगा। इन सभी, ये जितनी अराजकता चल रही है, इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है, और भी कई चीजें हैं लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये मैकाले, मिशनरी और मदरसा शिक्षा व्यवस्था। आप देखिए दिल्ली में पकड़ा गया आतंकवादी, पकड़ा गया है, केमिकल इंजीनियर है और दिल्ली में बम विस्फोट करना चाह रहा था, क्या एक मॉल को उड़ाना चाह रहा था, अक्षरधाम मंदिर को उड़ाना चाह रहा था। तो एक इंजीनियर इतना जिहादी क्यों बन रहा है? एक पढ़ा लिखा इंजीनियर इतना ऐसी ऐसी देश को तोड़ने वाली, अपने लोगों को मारने वाली हरकतें क्यों कर रहा है? एक कहावत है ना, एक मेरे पास किसी ने भेजा था कि एक मछली तो एक तालाब को गंदा करती है, लेकिन एक किताब पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब मैं आपका ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे बहुत सारे मुद्दे वहां पर दिखे। आप बेबाक होकर बोलते हैं। आप बोलते हैं कि यूसीसी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की बात कोई नहीं करता। ये क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? और आप इसकी मांग क्यों उठा रहे हैं? किस तरीके से ये फायदेमंद होगा? क्या है, क्या बेसिकली? देखिए, मैं जो कुछ कहता हूं वो सब संविधान के दायरे में कहता हूं, संविधान से बाहर में कभी नहीं जाता। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है। उसके बहुत पहले एक आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 कहता है कि भारत में एक सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। सिटीजनशिप कोड, मेरा ये मानना है कि यूसीसी से कम 100 गुना ज्यादा जरूरी है सिटीजनशिप कोड। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, सिंगापुर में, जापान में, हर जगह सिटीजनशिप कोड है। सिटीजनशिप कोड का फायदा यह है कि भाई भारत, जिसको नागरिकता मिलनी है उसकी कुछ टर्म्स कंडीशन तो होनी चाहिए। आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक का जो मैनेजर आपसे एक फॉर्म भरवाता है, उसमें कम से कम 20 कंडीशन भरवा लेता है कि भाई हाँ, और सबको आप कहते हो हाँ ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, ये भी मानूंगा, तब वो आपका खाता खोलता है। ऐसे ही होता है। आप यहाँ जॉब करती हैं, यहाँ आपसे अपॉइंटमेंट लेटर में टर्म्स कंडीशन होगा कि भाई आपको ये करना, ये करना, ये करना, आपने एक्सेप्ट किया होगा, तब आपको यहाँ जॉब, फिर आप यहाँ जॉब कर रही हैं। ऐसे ही अमेरिका, सिंगापुर, बाकी देशों में सिटीजनशिप कोड है। हमारा ये कहना है, जो भारत को न माने, भारतीय संस्कृति को न माने, भारतीय विचार को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, नारी तो नारायणी को न माने, यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को न माने, वो संविधान के प्रियम्बल में लिखे हुए शब्दों को न माने, इक्वलिटी को न माने, जस्टिस को न माने, लिबर्टी को न माने, फ्रेटर्निटी को न माने, वंदे मातरम न बोले, वंदे मातरम कहने में जिसको शर्म आए या जिसको अपमानित हो, जो भारत माता की जय कहने से अफेंड हो जा रहा है, ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता क्यों देना? इसलिए एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड होना चाहिए। जो आदमी भारत के संविधान को न माने, भारत के संस्कार को न माने, भारत की प्रथा को न माने, भारत की परंपराओं को न माने, भारत के ज्ञान विज्ञान को न माने, उसकी सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए। जो भारत में रह के भारत का विरोध करे, टुकड़े टुकड़े आजादी की बात करे, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप क्यों देना? ऐसे लोगों को भारत में तुरंत सिटीजनशिप इनकी खत्म करनी चाहिए। भाई, कूड़ा करकट अगर आप घर में रखोगे तो अच्छा नहीं होगा। घर की सफाई जरूरी होती है। घर में आप भी सफाई करती है, हम भी सफाई करते हैं। कूड़ा करकट रखते हैं क्या? नहीं रखते। तो जब हम अपने घर में कूड़ा करकट नहीं रखते, अपने हम मोहल्ले में कूड़ा करकट नहीं रखते, हर जगह स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, तो फिर देश में भी एक राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान चलना चाहिए कि जितने कूड़ा करकट हैं, जिनकी विदेशी मानसिकता है, जिनकी अरब की मानसिकता है, या जिनकी पाकिस्तान की मानसिकता है, जिसकी कहीं और की मानसिकता है, जिसकी भारत विरोधी मानसिकता है, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। भारत में बोलने की आज़ादी का मतलब, सोचने की आज़ादी का मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो। आप सरतन से जुदा करो, आप भारत के देवताओं का अपमान करो, भारत की संस्कृति का अपमान करो, आप फुहड़ फुहड़ मतलब भारत के देवी देवताओं के बारे में बोलो। ये बंद होना चाहिए। इसलिए सिटीजनशिप की भी टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए
और वोटिंग की राइट का भी टर्म्स कंडीशन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये दोनों चीजें हमारे देश में फ्री हैं। पैदा होते ही सिटीजन आदमी बन जाता है और 18 साल का होते ही वो वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। वोटिंग राइट के लिए भी टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए और सिटीजन्स जब बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं उसकी भी टर्म्स कंडीशन होती चाहिए। जो उस टर्म्स कंडीशन को न माने उसकी नागरिकता खत्म, उसका वोटिंग राइट खत्म। अच्छा, एक बात बताइए, आप अभी उज्जैन से आए हैं, हाल ही में आप उज्जैन गए थे, आपका कार्यक्रम था वहां पर। उज्जैन से एक बहुत झकझोर देने वाली खबर सामने आई, मुझे लगता है आपने पढ़ी होगी वो खबर, जिसमें एक नाबालिग बच्ची खून से लथपथ घूम रही थी, उसके साथ रेप हुआ था। अब आपको नहीं लगता मौजूदा वक्त में अगर इस तरह की हरकतें अभी भी हो रही हैं, जबकि हम बात करते हैं बहुत बेहतरीन कानून व्यवस्था की, तो अब एक ऐसा कानून लाया जाना चाहिए या फिर उसको लाने की जरूरत है जिसमें सीधे एक्शन हो आरोपी पर? आपको लगता है मौजूदा दौर की जरूरत है? समाज का निर्माण कुम्हार के तरीके करना चाहिए। हम्म। कुम्हार क्या करता है, एक हाथ उसका अंदर होता है, एक हाथ ऊपर होता है। जब भी कुम्हार कोई बर्तन बनाएगा, आप ध्यान देना, एक हाथ उसका अंदर की तरफ होता है, एक हाथ बाहर की तरफ होता है। अंदर वाले हाथ से उसको ऊपर उठाता है, बाहर वाले हाथ से उसको दबाता है वो। ऐसे समाज का निर्माण दो हाथों से होता है। अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है, ऊपर वाला हाथ न्यायिक व्यवस्था है। शिक्षा पहले संस्कारी तो हो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, 16 संस्कार को सिलेबस में डालिए, 16 संस्कार को जन जन तक पहुंचाइए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। जब तक मिशनरी, मदरसा और मैकालिक शिक्षा व्यवस्था रहेगी और बच्चे प्राइमरी से ही केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ेंगे, संस्कार नहीं आएगा, तब तक कोई भी अपराध कम नहीं होगा। दूसरा, त्वरित न्यायिक व्यवस्था। दुनिया के कई देशों में पुलिस चार्टर लागू है, जुडिशियल चार्टर लागू है। मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारत में जस्टिस विद इन ईयर सिस्टम लागू करिए। फ्रांस में है, कनाडा में है, कई और देशों में है, अमेरिका में है, जहां जस्टिस विद इन ईयर होता है। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब ये हुआ 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने में जांच और 1 साल के अंदर फैसला। इसको कहते हैं जस्टिस विद इन ईयर। आप कोई एक व्यक्ति गलती करे मोहल्ले में, आप उसके 1 साल के अंदर सजा दे दीजिए, तो आप ये मान लीजिए कि आपने कम से कम 10 और गुंडे पैदा होने से रोक दिए। आपने एक व्यक्ति कुछ गलत किया, उसके बाद वो फल फूल रहा है, वो पार्षद बन रहा है, वो प्रधान बन रहा है, वो बढ़िया आराम से घूम रहा है, बेल पे घूम रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 10 और गुंडे पैदा हो जाएंगे उसको देखते देखते। उदाहरण, एक व्यक्ति ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उसको अगर 50 साल सजा हो गई होती, अब ये जितने सरतन से जुदा के नारे लगते नहीं। चूंकि उसने कहा 15 मिनट के लिए अंदर पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान को हिंदुओं खत्म कर दूंगा, और वो विधायक बन गया है, विधानसभा में बैठा हुआ है, तो उसने हजारों लोगों को प्रमोट कर दिया कि एक काम करो, तुम भी ये नारा लगाओ, सरतन से जुदा की बात करो, 15 मिनट के अंदर नरसंहार की बात करो। नहीं सांसद, विधायक तो पार्षद, प्रधान तो बनी जाओगी। पूरी अराजकता का कारण यही है। इसलिए जो आज चल रहा है, इसके लिए 2 चीजें जिम्मेदार है, शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। मैं तो कई बार सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर चुका हूं और आज भी मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं। आपको संविधान ने असीमित शक्तियां दिया है। आपके संविधान ने इतनी शक्ति दिया है कि आप किसी कानून को खत्म कर सकते हैं। आपको संविधान इतनी शक्तियां दिया है कि जहां कानून न हो, आप अपने तरीके से कानून उस गैप को फिलअप कर सकते हैं। आप भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए, हाई कोर्ट को ऑर्डर करिए, सुप्रीम कोर्ट और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ऑर्डर करिए कि वो 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला करना शुरू करें। अगर जो कठिनाई आ रही है, आप सरकार से बात करिए। भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशरी के मुखिया हैं। जुडिशरी हमारी अलग है ना, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। तो जुडिशरी के मुखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मैं जस्टिस चंचूड़ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पूरे देश भर में जजों से बात करिए, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितने जज चाहिए, कितने क्लर्क चाहिए, कितनी कोर्ट चाहिए, जो चाहिए, या किन किन कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है, कौन से नए कानून बनाने की जरूरत है, कौन पुराने कानून बदलने, ये सारा डिटेल बना के आप सरकार को दीजिए। आपके पास पावर है, आपके पास, आप पीआईएल सुनते हैं, 7-7 जजों की बेंच बनाते हैं, 9 जज की बेंच बनाते हैं। हम कह रहे हैं एक बार 5 जजों की बेंच इस पे बनाइए, जस्टिस विद इन ईयर पे, और जितने आपके पास सेशन आते हैं, हाई कोर्ट से सेशन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे सेशन लेके प्राइम मिनिस्टर से बात करिए, सीधे 1 to 1 बैठ के बात करिए। बात करके उनको अपना प्रस्ताव दे दीजिए कि भाई हमको 1 साल के अंदर न्याय करने के लिए हमको इतना सामान चाहिए, इतना बजट चाहिए, हमको इतने जज चाहिए, इतने क्लर्क चाहिए, इतना क्लरिकल स्टाफ चाहिए, जो भी चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम कहते हैं 50,000 करोड़ लगेगा ना, लेकिन जिस दिन जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हत्या भी खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, बलात्कार भी रुक जाएंगे, फिरौती भी रुक जाएगी, ये घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली जो चलती ये भी रुक जाएगी। अवैध कारोबार जितने चल रहे हैं ये 50% कम हो जाएंगे जिस दिन भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा।
जस्टिन विद इन ईयर लागू होगा नहीं होगा ये तो अभी वक्त पर छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जस्टिन विद इन 2 चौराहे कर रहे हैं। वो मैंने क्यों कहा, आपने उनका वो बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस चौराहे पर किसी के साथ क्राइम होगा तो अगले चौराहे पर अपराधियों को ठोक दिया जाएगा। ये उनका प्रॉपर एक बयान सामने आया था। अब अंबेडकर नगर में एक लड़की का दुपट्टा खिंचता है और उसके बाद जिस तरीके से एक्शन लिया गया, कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। बाकी योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका कैसा है वो आपने देखा ही होगा। उन पर सवाल ये उठते हैं, आप ऐसे कैसे बुलडोजर भेज देंगे, इसमें परिवार की क्या गलती है, ऑन द स्पॉट आप कैसे न्याय कर देंगे, क्यों आप किसी को गोली मार देंगे, क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के काम करने के अंदाज को आप किस तरह से देखते हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं और उनके राज में यूपी बदल रहा है? देखिए, संविधान के प्रियम्बल में अगर आप देखिए तो उसमें लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। लेकिन अगर मैं हमसे कोई पूछे कि संविधान का लक्ष्य क्या है, तो मेरा ये मानना है कि संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य की स्थापना का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अगर आप योगी जी के कार्यों को देखिए तो वो यूपी में धर्म की जय कर रहे हैं, अधर्म का नाश कर रहे हैं, प्राणियों में सद्भावना विकसित कर रहे हैं। क्योंकि जो सद्भावना होती है, रामचरितमानस में लिखा है, भय बिन होय न प्रीत, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। ये घर में भी है। अगर पिता का डर ना हो तो चारों भाई आपस में लड़ते रहते हैं। पिता का खौफ रहता है, अगर ज्यादा इधर उधर किया तो पिताजी पिटाई कर देंगे, चारों भाई आराम से प्रेम से रहते हैं, भाई बहन भी ठीक ठाक रहते हैं, भाई भाई भी ठीक ठाक रहते हैं। तो भय बिन होय न प्रीत, मेरा ये मानना है कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण कराने वालों पे कहीं एनएसए नहीं लगता है। केवल एक ही प्रदेश है जहां धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगता है। आप गूगल कर लीजिएगा, अभी गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से पुलिस ने भी एनएसए लगाया है। एक आदमी ने वो गेम के जरिए जिहाद किया था, कन्वर्जन कराया था, उस पर एनएसए लगाया। तो पूरे देश में धर्मांतरण के खिलाफ अगर एनएसए लगता है तो यूपी है। पूरे देश में घुसपैठियों पे एनएसए लगता है तो वह है यूपी। पूरे देश में जिहादियों पे कहीं एनएसए लगता है तो यूपी। इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो अधर्म का नाश करने के लिए पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो कहते नहीं, ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी अगर खराब हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती है। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता। तो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कानूनों में खामियां हैं। उसका फायदा ये जो असामाजिक तत्व उठाते हैं। तो समय आ गया है कि 1950 से पहले बने सारे कानूनों को खत्म किया जाए, पुलिस रिफॉर्म किया जाए, जुडिशियल रिफॉर्म किया जाए, इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, एजुकेशन रिफॉर्म किया जाए, भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की चीजें खत्म हो, हर व्यवस्था का भारतीयकरण हो, भारत में अपने आप राम राज्य आ जाएगा। खालिस्तानियों से कैसे निपटेगी सरकार? उनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए? सोचिए, एक खालिस्तानी आतंकवादी के लिए 2 देशों में उनके संबंध बिगड़ गए और सब जानते हैं खालिस्तानियों का एजेंडा क्या है। और ऐसे में भारत सरकार ने, हालांकि मैंने अभी कहीं पे पढ़ा था कि एक्शन लिया है, अब उनका वीजा कैंसिल किए जाएंगे ताकि वो बाहर बैठकर जो सारी चीजें कर रही हैं वो भारत में अप्लाई ना हो सके, वो यहाँ पर आ ना सके। लेकिन इनका दी एंड कैसे किया जा सकता है? देखिए, अगर कोई गाड़ी चल रही है उसको रोकने का 2 ही तरीका है, या तो पहिया पंचर कर दीजिए, उसका पेट्रोल की पाइप खोल दीजिए। पेट्रोल की पाइप खत्म खोल दीजिए, गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। ये जितना भी खालिस्तानी मूवमेंट है, और केवल खालिस्तानी नहीं, मैं उसको और आगे बढ़ा देता हूं, चाहे माओवाद है, चाहे नक्सलवाद है, चाहे जिहाद है, चाहे धर्मांतरण, देश विरोधी, भारत विरोधी जितनी भी गतिविधियां हैं, भारत विरोधी जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं, इन सब की विदेशी फंडिंग होती है। और उस फंडिंग के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया था 2010 में, उसको कहते हैं एफसीआरए। उस एफसीआरए में सरकार ने बहुत बदलाव किया है, करीब 2.5-3 लाख एनजीओ का लाइसेंस भी कैंसिल किया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अभी भी चूंकि वो कानून जिंदा है एफसीआरए, उसका फायदा इनको खालिस्तानियों को भी मिल रहा है, नक्सलियों को भी मिल रहा है, माओवादियों को भी मिल रहा है, मिशनरियों को भी मिल रहा है, जिहादियों को मिल रहा है। सरकार को तत्काल एफसीआरए कानून खत्म करना चाहिए। और फिर बात वही आई, एक व्यक्ति भारत के खिलाफ कुछ काम करे, आप 1 साल के अंदर उसको फांसी दे दीजिए, खौफ पैदा हो जाएगा, भय बिन होय न प्रीत। दुर्भाग्यवश हमारे देश में 84 में सिख दंगा हुआ था, आज तक सिख दंगा कराने वालों में किसी को भी आजीवन कारावास फांसी नहीं हुआ। 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ था, किसी नरसंहार करने वालों को, यासीन मलिक अभी बाहर बैठा हुआ, बिट्टा कराटे बाहर बैठा हुआ, किसी को सजा आजीवन कारावास फांसी हुई क्या? सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलना जरूरी है। भारत की पुलिस व्यवस्था और भारत की न्याय व्यवस्था ये सड़ चुकी है, यहां केवल तारीख पे तारीख मिलती है। भारत की पुलिस व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। थाने दलाली के अड्डे बन चुके हैं, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब खूब जम के वहां पे न्याय बिक रहा है। न्याय, इसके लिए भारत को सुधारने के लिए न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा।
और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया के कई देशों में फांसी दी जाती है, कई देशों में आजीवन कारावास किया जाता है। अभी सिंगापुर में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उसको फांसी दे दिया। अभी चीन में एक व्यक्ति ने किसी से 2 लाख युआन घूस ले लिया था, कंपनी का जीएम था, उसको फांसी दे दिया। फांसी का खौफ रखना बहुत जरूरी है। जैसे अग्नि मिसाइल हमने बनाया है, रोज चलाई थोड़ी जाती, बस बना डराने के लिए रखते हैं। परमाणु बम चलाने के लिए नहीं बनाया जाता, डराने के लिए बनाया जाता है। ऐसे जो फांसी वाला कानून, ये डराने के लिए बनाया जाता है। अब हमने इसमें रेप वाले केस में, पॉक्सो में जो बच्चियों के साथ होता है, उसमें फांसी कानून बना तो दिया, लेकिन हो कहाँ रहा है? मुकदमा 30 साल चल रहा है, 40 साल चल रहा है। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, जस्टिस विद इन ये जरूरी है। खालिस फंडिंग, विदेशी फंडिंग खत्म कर दीजिए और भारत के अंदर का जो ब्लैक मनी खत्म कर दीजिए। ये सारा आपका खालिस्तानी मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा, माओवाद नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जिहाद जो बड़े पैमाने पर हो रहा है खत्म हो जाएगा, सड़क के किनारे जो अवैध निर्माण होते हैं ये भी रुक जाएंगे। अच्छा, चूंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो बीजेपी के कुछ फायर ब्रांड नेता हैं, जैसे जिनको हम जानते हैं, योगी आदित्यनाथ हो गए, असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, तेजस्वी सूर्या हो गए। इनको फायर ब्रांड इनके नाम के आगे लगता है। आने वाले वक्त में जिस तरीके की, चूंकि आप बात करते हैं, अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं, एक तेज आपके चेहरे पर दिखता है, क्या हम आने वाले वक्त में ये कह सकते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अश्वनी उपाध्याय, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी देना न देना ये तो देने वालों के हाथ में है, मैं तो लेने वाला हूँ। आप लेने वाले हैं, चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि प्रसाद अगर किसी को मिलेगा तो प्रसाद क्यों नहीं लेगा, मैं उसको प्रसाद मान के ले लूंगा। अभी मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में एज ए वकील में लड़ रहा हूँ। जिस दिन मुझे संसद का रास्ता मिलेगा, संसद में जगह मिलेगी, तो जो बातें मैं सुप्रीम कोर्ट में कहता हूँ यही बातें मैं संसद में कहूंगा। मेरा ये मानना है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बदलती रहेंगी। व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है, संविधान को लागू करना जरूरी है, भारत में राम राज्य की स्थापना करना बहुत जरूरी है, भारत में सनातन धर्म को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और मैं क्यों बार बार सनातन कहता हूं, सनातन को कमजोर करने के लिए इंटरनेशनल साजिश चल रही है। विदेशों से फंडिंग भी आ रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है, घुसपैठ भी हो रहा है, जिहाद भी हो रहा है, सरतन से जुदा किनारे। और सनातन को खत्म करने की जो सबसे बड़ा अभी प्रयास हुआ है, कल हुआ है कि बिहार में जातिगत जनगणना हो गई। जहां जहां जातियों, ये क्या करते हैं भाई, आप जरा इनका पूरा नेक्सस देखिए। उसने बोला सनातन को खत्म करेंगे, सनातन को खत्म करेंगे, सनातन को खत्म करेंगे। हमारा अलायंस बना ही सनातन को खत्म करने के लिए। सनातन को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको बांट दीजिए। यादव अलग हो गए, पटेल अलग हो गए, ये अलग हो गए, वो अलग हुए, ब्राह्मण अलग, भूमिहार अलग, क्षत्रिय अलग, श्रीवास्तव अलग, कायस्थ अलग, बनिया अलग, खेत अपना मारवाड़ी अलग, गुजराती अलग। इनको बांट दीजिए, अलग अलग टुकड़े में बांट दीजिए, उसके बाद एक एक करके सबको काटते रहिए। यही तो हुआ है अफगानिस्तान में। सनातन धर्म जो खत्म किया, ऐसे ही किया है। पहले ब्राह्मणों को मारा, बाकी देखते रहे लोगों का। अच्छा, केवल ब्राह्मण को मार रहे। ब्राह्मण जब खत्म कर लिया, फिर क्षत्रियों को मारना शुरू किया, फिर बाकी देखते रहे। जब क्षत्रिय खत्म हो गए, वैश्यों को खदेड़ना शुरू किया अफगानिस्तान से। जब वैश्य खत्म हो गए, फिर बाकी लोग खदेड़ना शुरू कर दिया। अभी तो सिखों को खदेड़ के बाहर निकाल दिया, कोई अफगानिस्तान में बचा ही नहीं। सेम ही सिचुएशन पाकिस्तान में हुई है। पहले एक एक भाई टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिए, उसके बाद एक एक जाति को टारगेट करके मारना शुरू करिए, और एक मरेगा, बाकी आराम से देखते रहे। अच्छा, ये हमारा नहीं, हमारा नहीं। सेम यही सिचुएशन बांग्लादेश में हुई, सेम यही पाकिस्तान में हुई। और भारत के अंदर क्या सिचुएशन है आपको पता है? 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। उन 9 राज्यों में सेकुलरिज्म काम नहीं करता, उन 9 राज्यों में संविधान काम नहीं करता, उन 9 राज्यों में गंगा जमनी तहजीब काम नहीं करती। जिन 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं, वहां वसुधैव कुटुंबकम काम नहीं करता, नारी तू नारायणी का भाव खत्म हो चुका है, यत्र नारंती पूज्यते खत्म हो चुका है, वहां महिलाओं की सेकंड क्लास सिटीजन बन चुकी है। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है भारत में। 750 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे जितनी तहसीलें, सबकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। आप चाहे उत्तर प्रदेश का जो नेपाल के बॉर्डर वाला जितनी तहसीलें हैं, जितने जिले हैं, उनका डेमोग्राफी देख लीजिए। असम के बॉर्डर और बॉर्डर पे जितनी भी तहसीलें जिले, उनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। बंगाल का मुर्शिदाबाद वाला जो बॉर्डर है, उसका पूरा देख लीजिए, खत्म हो चुकी है। गुजरात के कच्छ और भरूच की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी। हमारे भारत के किनारे किनारे 200 जिले हैं जो बॉर्डर को टच करते हैं, 300 तहसीलें हैं जो बॉर्डर को टच करती हैं। इन 200 जिलों और 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और अगर राज्यवार देखिए तो कश्मीर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, नागालैंड की बदल चुकी है, मिजोरम की बदल चुकी है, लक्षद्वीप की बदल चुकी है, मेघालय की बदल चुकी है, मणिपुर में आप देख लीजिए डेमोग्राफी बदल गई, हिंसा शुरू। शांति, जहां जहां सनातन है, सनातनी लोग हैं, वहां शांति है। जैसे सनातनी खत्म होते हैं, अशांति बढ़ जाती है। उदाहरण कश्मीर है, उदाहरण मणिपुर है, उदाहरण बंगाल है। ये आपके सामने है।
अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि हमारे जो देश के युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो भविष्य है हमारा। उनके लिए अश्वनी उपाध्याय की कोई भी ऐसी 2 या 3 सलाह जो उन्हें माननी चाहिए। मैं लास्ट में आपसे यही चाहूंगी कि आप उन्हें ये चीज़ बताएँ। आपको लगता है कि उन तक वो बात पहुँचनी चाहिए और उनको फिर इम्प्लीमेंट भी करनी चाहिए, नौजवानों को मेरा ये खासकर? मानना है कि भारत के युवाओं को सबसे पहले तो घर में रामायण या भगवत गीता रख लेना चाहिए और थोड़ा-थोड़ा पढ़ना चाहिए। मैं हुँ, कह रहा हूँ पूरा रामायण नहीं पढ़ सकते, तो रामायण का एक कांड पढ़िए, उसको कहते हैं उत्तरकांड। पूरा उत्तरकांड नहीं पढ़ सकते तो श्लोक नंबर 20 से 30 पढ़िए जहां राम राज्य का वर्णन है। पूरी भगवत गीता 18 कांड नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसका चैप्टर 3 कर्मयोग पढ़िए। पूरा वो भी नहीं पढ़ सकते तो कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इतना तो पढ़िए। जब तक भारत के घर घर भगवत गीता और रामचरितमानस नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारे युवाओं को पता ही नहीं चलेगा कि भारत की संस्कृति कितनी अच्छी थी। भारत में भाई युवाओं को क्या किया, आप जरा सोचिए। इनको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी तो पढ़ा दिया, हुँ, राजा मानधाता नहीं पढ़ाया, राजा रघु के बारे में नहीं पढ़ाया। एक से बढ़कर एक हमारे पूरे राम के, अगर भगवान राम के अगर पूर्वजों को देखिए तो कितने बड़े बड़े महान राजा हुए, नहीं पढ़ाया। तो भारत के इनके हमारे जो हमारे युवाओं को मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा के अंतर्गत उनको जो एजुकेशन दी गई है वो अच्छी नहीं दी गई है। अच्छी तभी आएगी जब वो स्वतः ज्ञान लेना शुरू करें। आपका एक चैनल है धर्म, क्या कहते हैं धर्म उसको, ज्ञान। धर्म ज्ञान, तो आपका चैनल सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा धर्म ज्ञान से धर्म लेते रहें। थोड़ा हमारा हमारा हमारे पेज पे आ जाए, हमारा फेसबुक पे आ जाए, थोड़ा वहां से भी धर्म ज्ञान मिलता रहेगा। धर्म को समझें। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, भारत पंथ निरपेक्ष है। और जब तक भारत धर्म धर्म को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तो धर्मस्ततो जय, ये भगवत गीता भी कहती है, पुराण भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। और किसी के बहकावे में ना आए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है। भारत में इनफैक्ट संविधान का लक्ष्य ही है राम राज्य की स्थापना। इसलिए ये सोचें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जाति के आधार पर तोड़ रही है, हुँ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबको जोड़ रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी भाषावाद फैला रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्षेत्रवाद फैला रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नक्सलियों का समर्थन करती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी माओवादियों का समर्थन करती है। अल्टीमेटली ये देश युवाओं का है, वो फ्यूचर जनरेशन है, वो फ्यूचर सिटीजन है। उनको ये देखना पड़ेगा, भाषणबाजी पे न जाए नेताओं के, बतौलेबाजी पे नहीं, उनके काम पे देखें ये व्यक्ति करता क्या है। ये बांटने वाला काम करता है, तोड़ने वाला काम करता है या जोड़ने वाला काम करता है। ये कुरीतियों के साथ खड़ा है या रीतियों के साथ खड़ा है। ये कुप्रथाओं का सपोर्ट करता है या प्रथाओं को सपोर्ट करता है। ये उनको देखना जरूरी है। सर एक बात बताइए, ये कांग्रेस के राहुल गांधी या फिर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, इनका फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो अब तो ये भी भगवा चोला ओढ़ने लगे हैं, मंदिर-मंदिर दर्शन करने लगे हैं, समझने तो ये भी लगे हैं कि अब क्या विचारधारा देश में चल रही है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं सोच रहा था कि आप इसमें अगर नहीं पूछेंगे तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। ये जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं, हुँ, इनके नारे भले अलग अलग हैं, इनका लक्ष्य है पैसा कमाना, देश को लूटना। हुँ, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी जो सबसे लेटेस्ट न्यूली इलेक्टेड पार्टी है आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। दो दो मंत्री तिहाड़ जेल में हैं, हुँ, आज तक उनको जमानत नहीं हो रही है। और किस लिए? काला धन, बेनामी संपत्ति, आसरिक संपत्ति के लिए। केजरीवाल ने शीश महल बना दिया, पूरा 40-50 करोड़ रुपए अपने बंगलों के रिनोवेशन पे खर्च कर दिया। जब ये पॉलिटिकल पार्टियां, भ्रष्ट लोग इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं तो अगर न्यायिक व्यवस्था अच्छी होती तो अब्दुल्ला परिवार काला धन, बेनामी संपत्ति के केस में तिहाड़ में होता। और जिस दिन अब्दुल्ला परिवार तिहाड़ चला जाएगा उस दिन उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म। हुँ, हमारे देश में कानून अच्छा हो जाएगा, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा, तो महबूबा मुफ्ती जेल में रहेंगी। महबूबा मुफ्ती जेल में जाने का मतलब पीडीपी खत्म। प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा, जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा, तो शिबू सोरेन और उनका पूरा परिवार तिहाड़ में होगा। और तिहाड़ में होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म। प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा। अखिलेश का यादव का पूरा कुनबा आय से अधिक संपत्ति के केस में, बेनामी संपत्ति के केस में तिहाड़ में होगा। तिहाड़ में होगा, पूरी सपा खत्म। अगर हमने कठोर कानून बना दिया, जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया, जस्टिस विद इन ईयर कर दिया, ममता बनर्जी के भतीजे के पास हजारों करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का केस है, वो जेल में जाएगा, टीएमसी खत्म। प्रॉपर्टी आधार से लिंक कर दिया, जुडिशियल रिफॉर्म कर दिया, करुणानिधि परिवार के पास हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी है, आय से अधिक संपत्ति है, वो अंदर जाएंगे, खत्म। सबसे जो समाधान है वो है पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना,
भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना, और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 3 बातें कही, हमको परिवारवाद खत्म करना है, तुष्टीकरण खत्म करना है और भ्रष्टाचार खत्म करना है। तो मुझे पूरा भरोसा है अगले आने वाले 5 साल में 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो जाएगी, 5,000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाएगा, प्रॉपर्टी आधार से लिंक हो जाएगी और जुडिशियल रिफॉर्म भी होगा, 1 नेशन 1 टैक्स भी होगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड भी होगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड भी होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड भी होगा, 1 नेशन 1 सिविल कोड भी होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड भी होगा। ऐसा हमें पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं वैसे इंटरव्यू खत्म करना चाह रही थी, लेकिन मेरा एक सवाल अभी ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि मोदी सरकार जो फैसले लेने वाली होती है या फिर उस पर चर्चा करने वाली होती है, उससे पहले आपका एक वीडियो आता है और उसमें आप हिंट दे देते हैं। आपकी स्टडी, मुझे पता है आप बहुत स्टडी करते हैं, उसका नतीजा है या फिर कुछ कनेक्शन है? क्यों जनता को पहले हिंट मिल जाता है कि कुछ होने वाला है? नहीं कुछ बातें तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो कोई इंसिडेंट है कि शायद मैं पहले पीआईएल कर देता हूँ, फिर बाद में सरकार कुछ करती है। ऐसा हुआ है कई बार। जैसे मैंने पिछले साल पहले जनवरी में मैंने पीआईएल फाइल किया मुफ्तखोरी के खिलाफ, और जुलाई में प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त की रोड़ी पे उन्होंने स्पीच में कह दिया, तो कोई इंसिडेंट है। या मैंने ट्रिपल तलाक चैलेंज किया, हलाला चैलेंज किया, फिर मैंने कॉमन सिविल कोड के लिए पिटीशन फाइल किया, फिर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एक परिवार में 2 कानून नहीं होना चाहिए। अब इसको कोइंसिडेंट ही कहिए, मैं तो यही मान के चलता हूँ। हर बात हर जगह थोड़ी बताई जाती है। बिल्कुल। तो अश्वनी उपाध्याय को आपने सुना, उनके विचारों को आपने जाना। मुझे लगता है बहुत हद तक आपका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, आपकी विचारधारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी होगी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। नमस्कार।